रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है बच्चों। चल, तो इस टॉपिक में हम देख रहे थे, पहले लेक्चर कल की मैं बात कर लूँ, थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। कल हमने देखा था कि बेसिकली इलास्टिसिटी होता क्या है, ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था। ये कुछ टेक्निकल बातें हमने कल के लेक्चर में की थी, उसको मैं पहले दोहरा दूँ, ठीक है। कम से कम शब्दों में कल का लेक्चर रिकैप करने की मैं कोशिश करता हूँ। इलास्टिसिटी क्या है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि इलास्टिक रबर, जिसको खींचने से वो खींचे जाते हैं। खींचोगे मतलब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, जिसको हम टेक्निकली नाम देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, बॉडी के अंदर शेप चेंज होगा, लेट से इलोंगेट हो रही है बॉडी, ठीक है। और जैसे ही फोर्स को रिमूव करोगे, मतलब खींचना छोड़ दोगे, तो बॉडी अपना शेप एंड साइज फिर से रीगेन कर लेती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मटेरियल दिखाते हैं उनको कहते हैं इलास्टिक मटेरियल, और वो प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 एग्जांपल लिए थे, 4 एग्जांपल लिए थे, क्ले, रबर बैंड, ग्लास एंड मेटल रॉड। इसमें से रबर बैंड एंड मेटल रॉड हमने कहा था कि ये इलास्टिक मटेरियल है, और हम बाद में देखेंगे इस टॉपिक के आगे जैसे जाएंगे तो मेटल रॉड इज मोर इलास्टिक देन रबर बैंड। ये फिनोमिना हम देखेंगे, यस, मेटल रॉड इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये पॉइंट देखा था। फिर हमने देखा नेक्स्ट स्लाइड पे कि कोई बॉडी को जब अपन इलोंगेट करते हैं, ठीक है, तो अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में कैसे आ पाती है। तो भगवान ने उसे कुछ ताकत दी होती है, उस ताकत को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू। अगर कोई भी मटेरियल देखोगे, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे हमें, कोई भी पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी भी इलास्टिक बॉडी को अगर कंप्रेस या इलोंगेट करोगे, तो वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस से आ जाता है, ठीक है। सभी मटेरियल नहीं कर पाते, जैसे कि क्ले को पंच करो, कल हमने देखा था क्ले को पंच करने से वो अपना शेप फिर से रिगेन कर पाता है क्या। जब हम पंच करके छोड़ देंगे तो अपना शेप फिर से रिगेन कर पाएगा, नहीं। तो क्ले विल बी इलास्टिक बॉडी, नेवर, नो, क्ले इज नॉट अ इलास्टिक बॉडी। ये हमने कल यहाँ पे पढ़ा था, ओके। और उसके बाद व्हाट वी हैव सीन, उसके बाद देखा हमने इलास्टिसिटी का ये ग्राफ। यहाँ पे इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी ऐसे दो कैटेगरी हमने की थी, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो 100% अपना शेप एंड साइज रिगेन करेगी, इसको छोड़ दिया, फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो इसके पहले जो डायमेंशंस थे, जो साइज था, वो वापस अगर रिगेन कर पाती है बॉडी, तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जो पार्शली कर पाएगी वो पार्शली इलास्टिक बॉडी कहेगी, और जो अपना शेप बिल्कुल भी रिगेन नहीं कर पाएगी वो कहेगी प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। जैसे कि ये कोई क्या है, ये झंडू बाम है, ठीक। अगर इस झंडू बाम के अंदर, मतलब ये काइंड ऑफ क्ले है, इसके अंदर मैं ऐसा होल्ड कर देता हूँ, तो देखो ये बॉडी भी अटक गई और इसने फिर से शेप रिगेन भी नहीं किया। सो दिस क्ले और दिस काइंड ऑफ मटेरियल विल नॉट बी इलास्टिक। तो ये इलास्टिक मटेरियल होगा क्या, नहीं। मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वही शेप इसने ले लिया, फिर से रिगेन करने का कोई सवाल ही नहीं बना, तो ये इलास्टिक बॉडी नहीं होगी। तो इस टॉपिक में हम इलास्टिक बॉडी की ही बात करेंगे। सो विल टॉक ओनली अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इनकी चिंता किसी दूसरे टॉपिक में हम करेंगे, इस टॉपिक में नहीं। फिर हम आगे आए बच्चों, आगे हमने देखा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या था, इसको समराइज करते हैं। कल का लेक्चर अगर नहीं देखा है तो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो भी देख लो। स्ट्रेस के बारे में पूरा डिटेल हमने बात की थी। स्ट्रेस कब आता है, कोई एक बॉडी है फ्रीली ऐसे रखी हुई है, इसके अंदर अभी स्ट्रेस नहीं आएगा, जब इसको खींचोगे तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस कब डेवलप हो जाता है, जब तुम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो। इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, यहाँ पे ये कोई बॉडी है, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने लिखा था अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता ही क्यों डेवलप है, क्योंकि जब हम इसको फोर्स लगाएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना, मॉलिक्यूल्स इलोंगेट हो जाएंगे, दूर दूर भागेंगे, ठीक है। तो कहेंगे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वापस घर जाना है। सो बिकॉज ऑफ देयर दिस नेचर की छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है, बिकॉज ऑफ देयर रेजिस्टिंग नेचर, दे विल अप्लाई सम फोर्स कॉल्ड एज रेजिस्टिंग फोर्स। जितना हम फोर्स लगाएंगे बाहर, उतना ही वो रेजिस्ट करेंगे इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रेजिस्टेंस के ही कारण जो डेवलप होता है उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हमने बना दिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। और कितना रेजिस्ट करते हैं ये मॉलिक्यूल, जितना तुम फोर्स लगाते हो। तो एक टेक्निकल बात यहाँ से क्या निकल के आई, डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स। मतलब तुम जितना खींचोगे अंदर से ही वो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, 2 न्यूटन का फोर्स वापस अंदर चला जाएगा, ठीक है। और एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मेरे पास ये जो एप्पल की पेंसिल है, उसका ये जो ढक्कन है,
मतलब इस पेंसिल को अगर काट दूंगा तो ये उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसे दिखेगा, सर्कुलर। तो क्रॉस सेक्शन क्या है, कोई भी मटेरियल को अपन कट करके देखेंगे तो जो शेप दिखेगा वो उसका क्रॉस सेक्शन होगा। इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन क्या बोला था तुमने कल, इस रिमोट का क्रॉस सेक्शन कौन से शेप का होगा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन बड़ा सिंपल होता है। कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसको काटोगे साइड से देखना किस प्रकार से दिख रहा है, सर्कुलर, तो इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। न्यूमेरिकल में और डिटेल देख ही लेंगे हम कि क्या वैल्यूज एग्जैक्टली पुट करनी होती है। ठीक है, फिर हम आगे आए। आगे हमने क्या देखा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखे। ठीक है, एंड बिफोर दैट स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है वो हमने देखा। स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, ना वेक्टर है ना स्केलर है। कल कंप्लीट डिस्कशन किया था कि क्यों इसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं। और एक होमवर्क पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम क्वांटिटी है, क्या वो डिफरेंट थे। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने पास्कल लिखा था। तो डिटेल छोटी छोटी बातों से ही बड़ी कॉन्सेप्ट बनती है, वो हमने इकट्ठा की यहाँ पे। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के स्ट्रेस डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे देखा गया जस्ट बाय सिंपली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Take these two examples, longitudinal stress and compressive stress. So if you see here in the longitudinal stress, longitudinal का मतलब क्या है, along the length तुम फोर्स लगा रहे हो, इसके एक्सिस के along इस रॉड को मैं खींच रहा हूँ जोर से खींच रहा हूँ 2 न्यूटन से। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा इसके अंदर along the length डेवलप होगा, तो उस स्ट्रेस को हम नाम देंगे longitudinal स्ट्रेस। अगर इसको मैं दबाऊंगा तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अंदर की तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। पूरे बॉडी को ऐसे दबा दोगे दैट इज कॉल्ड एज बल्क स्ट्रेस, पूरे 3D डायमेंशन में। जैसे किसी बॉल को हम दबा देते हैं, मेरे पास है क्या था यहाँ पे कई बॉल, अभी छोड़ दो। किसी बॉडी को पूरा कंप्रेसली दबा देंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम कहेंगे बल्क स्ट्रेस। तो 3 प्रकार के स्ट्रेस हो गए। और ये चौथा, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड किया मैंने और यहां से इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये टूट जाएगी, ये मेरी पेंसिल टूट जाएगी। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा टूटने से पहले दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस, क्योंकि उसके सरफेस के परपेंडिकुलर में फोर्स लगा रहा हूं। यहां तक बात हमने कल के लेक्चर में की थी। ठीक है, स्ट्रेन की भी बात की थी शायद से, वो भी देख लेते। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन भाई भाई, स्ट्रेस और स्ट्रेन भाई भाई। तो स्ट्रेस तो हो गया फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट। स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन, लिखा भी है यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को डिफाइन किया है। तो बेसिकली स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन तुम फोर्स लगाने के बाद डायमेंशंस कितने चेंज होंगे, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, जो भी कुछ चेंज हो रहा है वो कितना चेंज होगा वो बताता है स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, लेंथ चेंज हो रही है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और अगर कुछ दूसरा चेंज हो रहा है, विड्थ चेंज हो रही है तो चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। ये रेशो जो है वो बताएगा हमें स्ट्रेन। और हमने देखा था स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ सेम ही क्वांटिटी का रेशो अगर लेते हैं कि यहाँ पे लेंथ और लेंथ दोनों का रेशो लेंगे तो इसको कोई यूनिट नहीं होगा। तो स्ट्रेन ऐसी क्वांटिटी है जिसको कोई यूनिट नहीं होता है, जो कितना चेंज होती है डायमेंशंस में ये बताती है। जैसे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, उसको भी कोई यूनिट नहीं था, जस्ट नंबर था 1, 2, 0.3, 0.5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये स्ट्रेन था। ठीक है, तो डिफरेंट प्रकार के स्ट्रेस होंगे और डिफरेंट प्रकार के स्ट्रेन होंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, सभी लोग कंफर्टेबल हो जाओ। जो मैं सिखाने जा रहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की इस टॉपिक को जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट अटेंशन चाहिए, दिल से पढ़ेंगे। चलो, तो टॉपिक की हम शुरुआत आज की यहाँ से करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं पहले बता दूं। हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, तो मैं पहले से ही इसको आगे शिफ्ट कर देता हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर का एजेंडा मैं फिर से दोहरा दूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमने देखे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हम आज देखेंगे। स्ट्रेस के 3 प्रकार, स्ट्रेन के 3 प्रकार, क्लैरिटी दूंगा मैं, पहले समझ लो। तो ये 3 प्रकार के स्ट्रेन आ गए। पहला कौन सा था,
ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा बल्क स्ट्रेन और तीसरा शेयर स्ट्रेन, ऐसे तीन प्रकार के स्ट्रेन आएंगे। इनको जोड़ने वाला एक लॉ पढ़ेंगे आज जिसका नाम होगा हुक्स लॉ, और उनके ऊपर से जो कि तीन मॉड्यूलस बनेंगे, यंग्स मॉड्यूलस, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन, बल्क मॉड्यूलस उसके कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद शेयर या रिजिडिटी मॉड्यूलस जिसे हम कहते हैं, ऐसे तीन मॉड्यूलस। ठीक है, तो इन सबको अगर एक क्लैरिटी हम दे दे कि हम एग्जैक्टली क्या करते जा रहे हैं तो वो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेसेस थे मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा था स्ट्रेस, तीन चीज़ें हमें पढ़नी है बच्चों, तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत ही क्लैरिटी से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। वेयर आर माय कलर्स। स्ट्रेस तीन प्रकार के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है वो हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे शेयर, शेयर स्ट्रेस, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बल्क स्ट्रेस। ठीक है, सिमिलरली तीन प्रकार के हम स्ट्रेन देखेंगे, तीन प्रकार के हम स्ट्रेन देखेंगे। ठीक है, कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन एंड बल्क स्ट्रेन। तीन प्रकार के स्ट्रेस, तीन प्रकार के स्ट्रेन, दैट्स इट। उनके कुछ फॉर्मूलाज आएंगे वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ हमारे पास तीन मॉड्यूलस आएंगे। ठीक है, तीन मॉड्यूलस आएंगे, हम इस यहाँ पे एक इंडेक्स बना रहे हैं, हमारे पास तीन मॉड्यूलस आएंगे। ठीक है, बेसिकली मॉड्यूलस क्या है, दिख नहीं रहा है क्या नीचे? ये मॉड्यूलस क्या होंगे? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में वो रिलेशन बता देंगे। ठीक है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो एक मॉड्यूल बन जाएगा। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन एक दूसरा मॉड्यूलस, और बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन एक तीसरा मॉड्यूलस। तो इनका एक रेशो बन जाएगा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन। चल, तो पहला स्ट्रेन पढ़ते हैं बच्चों। स्ट्रेस के लिए तुम पूछोगे सर आपने जो कल स्ट्रेस पढ़ाया था उसका फॉर्मूला क्या है? तो ये तीनों प्रकार के जो स्ट्रेस होंगे ना बच्चों, इन तीनों प्रकार के स्ट्रेस के लिए एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो कोई बता सकता है? कौन सा फॉर्मूला है? यस, तो क्या सिंपली हम इसको एफ बाय ए लिख के छोड़ देंगे तो समझ में आएगा हमें। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस हो जाए हमें फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, स्ट्रेन की बात कर लेते हैं हम, स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो पहला स्ट्रेन कौन सा पढ़ेंगे हम? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज जो अपन अलोंग द लेंथ फोर्स लगाएंगे। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब नाम ही वही काफी है, देख, लॉन्ग मतलब अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ फोर्स लगाओगे तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो स्ट्रेन कौन सा आएगा इसके अंदर? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? ये यहाँ पे लिखा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस इतना सा ही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे उसका एक एग्जांपल भी देख सकते हो नीचे। हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, सबसे जरूरी बात क्या है? फोर्स लगाओ। कोई फोर्स ही नहीं लगाओगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा तो स्ट्रेन की दूर दूर तक बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मास्टरमाइंड कौन है? फोर्स। फोर्स लगाओगे स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि स्ट्रेन उसके अंदर कितना आ रहा है, बराबर है। तो हमने लेट से कि यहाँ पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी देखना जरूरी है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है अलोंग द एक्सिस हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इसके अंदर बच्चों बोल सकते हो क्या किस प्रकार का स्ट्रेस डेवलप होगा? इन तीनों में से, इन तीनों में से कौन से प्रकार का? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट। तो हम कौन से स्ट्रेन की बात करेंगे? हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करेंगे। और वो होता क्या है? स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल होता क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब फोर्स लगाने से पहले उसकी लेंथ अगर एल थी और फोर्स लगाने के बाद इतनी लेंथ उसकी बढ़ गई, तो हम इस फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? स्मॉल एल ऊपर एंड ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल नीचे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होगा, न्यूमेरिकल के वक्त और अच्छे से क्लैरिटी इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रेन देखा। फिर दूसरा स्ट्रेन, ये कौन सा स्ट्रेन है? ये है बल्क स्ट्रेन। बल्क का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा झुंड में, मतलब क्या है? हर जगह से तुम उसको दबा रहे हो। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या स्ट्रेन होगा इसके अंदर, तो बल्क स्ट्रेस या स्ट्रेन कैसे होगा? कौन से फोर्स लगाने से होगा? हर जगह से इसको अगर हम स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे, तो इस इलास्टिक बॉडी को अगर हर जगह से मैं दबा देता हूं
तो जो स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज बल्क स्ट्रेस। फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, कोई भी स्ट्रेस का फॉर्मूला वही फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। तो बल्क स्ट्रेन में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हर जगह से हम इसको दबा रहे हैं, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हम लेंगे। इस डायग्राम में भी देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो पहले बॉडी इतनी थी, ये कोई रेक्टेंगुलर शेप की इलास्टिक बॉडी है, इसको हर जगह से हमने दबा दिया, फाइनली वो इतनी सिकुड़ गई, इतनी सी रह गई दबाने के बाद। इस बॉडी को व्हेन यू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, इसका वॉल्यूम पहले वी नॉट था, अभी कुछ चेंज हो गया, वॉल्यूम वी नॉट माइनस डेल्टा वी हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ यहां से यहां तक, अगर वो हम लिखते हैं डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था वो लिखेंगे नीचे वी नॉट। क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट डेटा गिवन होगा, उस हिसाब से हम उसको पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें एक समझ पड़ी कि स्ट्रेन बल्क स्ट्रेन होता है जहाँ पे पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है। दैट इज नथिंग बट योर बल्क स्ट्रेन। तीसरे प्रकार का स्ट्रेन हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेन कब डेवलप होगा, जब शियर स्ट्रेस आएगा। शियर स्ट्रेस कब आएगा, जब तुम किसी बॉडी के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। इस बॉडी को हमने नीचे ऐसे फिक्स कर दिया, नीचे का पोर्शन दिख रहा है ना, हाँ यस, नीचे हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। मतलब वो हिलेगी डुलेगी नहीं। हमने क्या किया, इसको ऊपर से यहाँ से फोर्स लगा दिया। ये जो उसके टॉप लेयर है ना, जो फ्री साइड है, वहां से हम लेट से इसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको फोर्स लगाएंगे थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा ऊपर से फोर्स लगाओगे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा पीछे, ठीक है। तो कुछ एंगल ये टेढ़ा हो जाएगा। पहले यहाँ पे था ये साइड, जिस साइड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये साइड पहले यहाँ पे थी लाइक दिस, ओके। तो वो कितना एंगल टिल्ट हो गई, दैट इज डिफाइंड बाय शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन एंगल के टर्म में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको एंगल के टर्म में डिफाइन करेंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज गौर करना, इसको सिंपली याद रखते हैं कैसे है लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ओरिजिनली लेंथ यहाँ पे थी, फोर्स लगाने के बाद वो टेढ़ी होगी यहाँ पे, तो एक ऐसा ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जैसी आकृति हमें दिख रही है, कैन यू सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल नाउ, ओके। तो इस साइड की लेंथ L थी, ठीक है। जब मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया ऐसे, तो वो x डिस्टेंस टेढ़ा हो गया। कितना x डिस्टेंस, वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। और हमारा शियर स्ट्रेन ये एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो tan थीटा होता है, जैसे कि कोई tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा को कैसे लिखोगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज x बाय एल। जो tan थीटा के लिए लिखते हैं वही हम शियर स्ट्रेन के लिए लिखेंगे x बाय एल, ठीक है। तो सर फिर यहाँ पे tan क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये एंगल जो है ना वो काफी छोटा होता है। जब tan थीटा काफी छोटा होता है उसको हम सिर्फ थीटा के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। थीटा लिखो या फाई लिखो, इन दिस फिगर ये फाई मैंने लिया है। सो बात की एक बात, स्ट्रेन शियर स्ट्रेन क्या होगा, एडजेसेंट लेयर अपॉन सॉरी अपोजिट लेयर का डिस्प्लेसमेंट अपॉन एडजेसेंट लेयर का ओरिजिनल लेंथ, ये हम शियर स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। x बाय एल सिंपली इतना भी याद रखोगे ना, तो आसानी से ये धीरे धीरे आगे चलते हुए समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात, ये स्ट्रेन के बारे में हुई थी। तो हमने कितने प्रकार के स्ट्रेन पढ़े, अभी उसको समरी कर लेते हैं। 3 प्रकार के स्ट्रेन पढ़े। सबसे पहला कौन सा था, बताओ बच्चों, पार्टिसिपेट विथ मी। सबसे पहला स्ट्रेन कौन सा था, लॉन्गिट्यूडिनल या लॉन्जिट्यूडिनल भी कहते हैं, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगे वो नाम से पुकारो उसको, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। क्या फॉर्मूला था उसका, तो डेल्टा एल बाय एल ऐसे याद रखेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर कौन सा पढ़ाया मैंने, बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्यादा ऐसे कोई स्पेसिफिक इसको सिंबल नहीं देते हैं वो। बल्क स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और तीसरे प्रकार के जस्ट हमने देखा अभी, शियर स्ट्रेन, वो क्या होता है, दैट इज x बाय एल, ठीक है। कोई तुम्हें पूछेगा फिर मुझे बताओ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला, उसको कह देना फोर्स अपॉन एरिया। बल्क स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, स्ट्रेन की नहीं, स्ट्रेस, उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही है, कोई भी प्रकार का फोर्स हो उसमें अंतर होता है कि वो फोर्स के डायरेक्शन अलग अलग होते हैं।
स्ट्रेन के फॉर्मूले तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, यहां तक बात ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अभी हुक्स लॉ देखते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। बात समझ में है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, और इन सभी का मास्टरमाइंड फोर्स। फोर्स लगाओगे तभी स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, दैट्स इट, ये तो समझ गए। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ क्या है? विद इन द इलास्टिक लिमिट। सो थोड़े थोड़े टेक्निकल टर्म्स यहाँ से आने शुरू हो गए, ठीक है। विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। जो जो नए टर्म्स है हमारे लिए, मैं पहले उसको हाईलाइट कर लूँ, फिर हम इकट्ठा बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स समझने के लिए पहले बिट्स एंड पीसेस में समझना होता है, और इकट्ठा फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इट इज़ लाइक कि मुझे ये माला बनानी है, ठीक है। तो एक एक मोती इसके अंदर डालेंगे, तो कंप्लीट मोती डालने के बाद ये माला बनेगी, ठीक है। तो जब तक एक एक मोती को नहीं समझ सकते तब तक माले का हमें पूरा पूरा अंदाजा नहीं आता है। सिमिलरली हम अभी हुक्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं इसे। तो एक ओवरव्यू बताओ कि व्हाट इज हुक्स लॉ। स्ट्रेस और स्ट्रेन को जोड़ने वाला एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। हुक किसी का नाम है, हुक भी किसी का नाम होता है क्या यार? कैसे भी नाम होते हैं लोगों के। आगे चल के देखोगे, एक का नाम है यंग, एक का यंग्स मॉडुलस है ना, उसका नाम है यंग, ठीक है। इसका नाम है हुक, ठीक है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का हुक है। सो हुक किसी का नाम है, उसने एक लॉ बताया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को जोड़ने वाला एक लॉ उसने बताया। जैसे कि हमने देखा था, हमें ओहम्स लॉ पता है ना। ओहम्स लॉ में क्या, किसको हम कंपेयर करते थे? वोल्टेज और करंट को। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जो कांस्टेंट आता था उसको हम रेजिस्टेंस कहते थे। वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। विद इन द इलास्टिक लिमिट, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, इलास्टिक लिमिट क्या है वो हम बाद में देखते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में उसने क्या कहा कि जितना स्ट्रेस बॉडी के अंदर डेवलप होगा उतना ही प्रोपोर्शनेट स्ट्रेन उसके अंदर डेवलप होगा। सही बात है, लॉजिकल बात है यार। और मुझे एक बात बताओ, इस बॉडी के अंदर मुझे अगर स्ट्रेस डेवलप करना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, इतनी समझ तो है ना। अभी मैं तो ऐसे सोचते तो नहीं बैठे कि स्ट्रेस कहाँ से आएगा। इसका सवाल का जवाब क्या है? फोर्स लगाने के बाद स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके आगे वाली बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। अभी देखो, इसके अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई फोर्स नहीं लगाया मैंने इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूँ अभी, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द अप्लाइंग द फोर्स। थोड़ा फोर्स लगाया मैंने, विजुअली दिख रहा है, इलोंगेट हुआ, ठीक है। अच्छा, मैं सिंपली तुम लोगों को पूछूं, तुम लोगों को मैं सिंपली पूछूं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसके अंदर ही इस कॉन्सेप्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पहली सिचुएशन, इतना खींचा मैंने, ठीक है। और ये दूसरी सिचुएशन, ये इतना खींचा। कौन से सिचुएशन में ज्यादा स्ट्रेस लगा होगा, ये वाली सिचुएशन में या ये वाली? तो जस्ट बाय लुकिंग एट कि कितना ज्यादा स्ट्रेच मैंने किया है, इसको ज्यादा इलोंगेट मैंने किया है, उतना बोल के ही तुमने बताया कि सर आपने इतना ज्यादा खींचा है, टूट जाएगा, मतलब इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रेन, सर ज्यादा मत खींचो टूट जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर इतना बड़ा खींचोगे तो स्ट्रेन वही होता है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जितना ज्यादा खींचोगे उसी से अंदाजा आ गया कि सर इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा। तो लॉजिकली समझ सकते हैं ना हम कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, बराबर है। बिल्कुल। कब तक? इसकी भी कोई लिमिट होती है ना, कोई सीमा होगी। कंडीशन क्या है? हाँ चलो, इस सिचुएशन में देखा, हाँ स्ट्रेस लगा, स्ट्रेन भी उसके बराबर है। इसके अंदर भी ज्यादा फोर्स लगाया, स्ट्रेस बढ़ गया, स्ट्रेन भी बढ़ गया, बात समझ में आती है। लेकिन इसको छोड़ने के बाद ये अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आना चाहिए, ये कंडीशन हमारी है। तो ये ओरिजिनल डायमेंशन में कब आएगा? तुम ज्यादा लिमिट के बाहर इसे खींचोगे नहीं। तो लिमिट के बाहर खींचोगे नहीं तो उसको हम टेक्निकल नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट। हर एक मटेरियल की इलास्टिक लिमिट अलग होगी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस मटेरियल से वो बना हुआ है, ठीक है। मेटल की इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होती है। हमें लगता है कि सर क्या मेटल की इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है, ये रबर की इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होती है। नहीं, रबर तो बहुत ही मामूली सा है। जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम मेटल रॉड्स यूज़ करते हैं ना, उसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होती है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस वो ज़्यादा सहन करता है ना। तो आगे चल के देखेंगे हम क्यों मेटल इज मोर इलास्टिक देन रबर। यहाँ से क्या टेक अवे है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस तो खुली आंखों से नहीं दिखेगा ना, लेकिन स्ट्रेन तो खुली आंखों से दिखेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ी उतना ज्यादा स्ट्रेन उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, ठीक है।
ऐसा थोड़ी ना किसी को देखने से तुम वो बता नहीं सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कितना स्ट्रेस में होगा वो। वैसे ही किसी मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रेस है वो नहीं देख सकते, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से हम जज कर सकते ना, यार तू टेंशन में दिख रहा है, आज क्या हो गया तेरे को। वैसे ही इसको जितना ज्यादा खींचोगे वहां से पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो हमने वो तो कर लिया, इतनी तो बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात थी ये। ठीक है, उसके आगे नीचे कुछ लिखा है ई। जब भी कोई हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट निकल के आया जिसको हमने ई से डिफाइन किया। ठीक है, तो ई क्या होगा, अगर ई को स्पेशली लिखोगे रीअरेंज करके तो वो होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो कि एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी से निकल के आया है वो कि एक कांस्टेंट है। उसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना, उसको हमने नाम दिया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम दिया हमने, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे ओम्स लॉ था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद रेजिस्टेंस आया था वी इज इक्वल टू आई आर। उस आर कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का, उसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने नाम दिया। ठीक है, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसका भी कुछ यूज होगा, इसलिए तो हमने ये निकाला है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर एक प्रकार का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसी प्रकार का स्ट्रेन डेवलप होगा, और उस हिसाब से ही इस मॉड्यूलस का भी नाम चेंज हो जाएगा। मेरा कहने का यह मतलब है कि हमारा हीरो अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसके बारे में हम दो चार बातें अभी सीखते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि चलो इलास्टिक मॉड्यूलस तुम समझ गए, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अगर मैं कहूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, स्ट्रेन भी उसके अंदर यही होगा ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, राइट। तो इसके लिए जो मॉड्यूलस आएगा उस मॉड्यूलस को हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस उसका नाम वैसे रखा है। ठीक है, अगर इस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की जगह पे मैं अगर बल्क स्ट्रेस की बात करूं, मतलब हर जगह से मैंने किसी मटेरियल को दबा दिया तो उसके अंदर बल्क स्ट्रेस डेवलप होगा, और ऑब्वियसली स्ट्रेन भी बल्क स्ट्रेन ही डेवलप होगा। और जो मॉड्यूलस होगा बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन इस रेशो का, उस मॉड्यूलस को हम कुछ नाम देंगे, उसका नाम होगा बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस। तो व्हाट आई मीन टू से, ये क्यों बता रहा हूं मैं, मतलब हमें अभी तीन प्रकार के मॉड्यूलस देखने हैं। ठीक है, एक होगा यंग्स मॉड्यूलस, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो होगा। एक होगा बल्क मॉड्यूलस जो बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन का रेशो होगा। तीसरा होगा शेयर मॉड्यूलस, या जिसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, वो किसका रेशो होगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन का। ठीक है, तो एक बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। तो इस स्लाइड को हम कंक्लूड करते हैं। इस स्लाइड में हमने एक ही चीज देखी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कंडीशन अप्लाई, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, दिस इज द कंडीशन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अच्छा, और वहां से एक मॉड्यूलस निकल के आया जो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन था स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो उसके तीन कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली कैटेगरी होगी यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा जो मॉड्यूलस होगा दैट मॉड्यूलस विल बी बल्क मॉड्यूलस, और जो तीसरा मॉड्यूलस हम देखेंगे वो होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको शेयर मॉड्यूलस भी हम कहते हैं। सो वन बाय वन हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, यंग्स मॉडुलस होगा अगर किसी मटेरियल के ऊपर तुम अलोंग द लेंथ फोर्स लगाते हो तो पहली बात उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप होगा, दूसरी बात उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप होगा, और इनका जो रेशो आएगा उसको हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस। दैट्स इट, बस, दैट्स योर मॉडुलस, जो कि है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ओके, तो इसको हम थोड़ा अच्छा फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ पे हम बना देते हैं, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, जनरली एक गामा या किसी सिंबल से दिखाते हैं, हम y से दिखाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो यंग्स मॉडुलस के लिए हम मान लो कि y सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला नींद में भी आना चाहिए अभी, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला नींद खुलने के बाद आना चाहिए, तो डेल्टा एल अपॉन एल लिखे हम, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, कई बच्चे ना ये ही नहीं समझ पाते कि ये ए है ना, ये ए हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये जो नीचे वाला एल है ये न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो उसके लिए मैं एक वर्ड, एक फ्रेज टाइप में यूज करता हूँ, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में। बात सही है ना,
तो इस ए को एक्चुअली हम कहाँ लिखेंगे, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ, ये ए यहाँ पे आएगा, ये डेल्टा एल ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर डेल्टा एल का भी नीचे, उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो एल कहाँ पे आ जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम याद ही रखेंगे क्योंकि कई बार हमें ये यूज़ करना पड़ता है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। अभी सभी टर्म्स हमें पता है, एफ इज नथिंग बट जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एल क्या होगी उसकी ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल क्या होगी कितनी लेंथ से वो खींचा जाएगा, चेंज इन लेंथ, डिवाइडेड बाय ए क्या है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। डेल्टा एल क्या है वो तो हमने बता दिया कि दैट इज चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो एक बढ़िया सा हमें गर्मा गर्म फॉर्मूला मिल गया बच्चों, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने आप बाय हार्ट लर्न हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये कभी भूल भी गए तो कोई गल नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता है हमें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज नथिंग बट एफ बाय ए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज नथिंग बट योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सिंपल। चलो उसका कुछ गणित करते हैं, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी। चलो यहाँ पे क्या गिवन है, एक आयरन रॉड है। ठीक है, हम क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्वेश्चन में पूछा है। एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 50 mm²। यूनिट के ऊपर ध्यान देना, कुछ चीज़ें मीटर में है, कुछ चीज़ें मिलीमीटर में है। तो हमें जब सॉल्व करेंगे तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा यूनिट होगा तो मिलीमीटर को मीटर कर देंगे, राइट, सेंटीमीटर को भी मीटर में लेके आएंगे, बस इतना ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 50 mm² stretched by 0.5 mm when a mass of 250 kg is hung from its lower end, Young's modulus of the iron rod is। तो इसको समझते हैं, इसके कुछ डायग्राम कुछ फिगर हम यहाँ पे निकालते हैं। तो हमारे पास एक आयरन रॉड है, सो दिस इज योर आयरन रॉड। ठीक है, मान लो कि आयरन रॉड है जिसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, उसकी लेंथ यहाँ पे गिवन है 2 मीटर। ठीक है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नथिंग बट 50 mm²। ओके, एंड इट इज स्ट्रेच बाय 0.5 mm, मतलब इसको खींचा गया है, किसी फोर्स से खींचा गया है, नीचे कोई फोर्स नहीं, कोई एक मास लटका हुआ है। कितना किलो का मास है ये, 250 kg। इसके कारण क्या हुआ, इसके अंदर खींचाव प्रोड्यूस हुआ। कितना खींचा गया ये, मान लो ये इतना खींचा गया है, और उसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, कितना डेल्टा एल है वो कितना खींचा गया है, 0.5 mm, यस 0.5 mm यू कैन से, राइट। और हमें पूछा क्या है कि अगर ऐसा सिचुएशन इसके अंदर हो रहा है तो उसका यंग्स मॉडुलस हमें बताओ, उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा ये हमें बताओ। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देंगे, ये वैल्यूज हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, सिचुएशन हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये ऊपर लटका होगा कहीं सीलिंग से। ठीक है, तो देख सकते हो आयरन रॉड भी इलोंगेट होता है। ठीक है, वो जो मैं बात कर रहा था ना, आयरन रॉड इज मोर इलास्टिक देन रबर, उसका एक कुछ ग्लिम्स कुछ हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो 250 किलो का मास हमने किसी रॉड को लटका दिया तो रॉड के अंदर भी इलोंगेशन आया, लेकिन कितना इलोंगेशन है ये, 0.5 mm का। क्या है वो नेकेड आई से विजिबली दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये रॉड 0.5 mm से इलोंगेट हुआ है, नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें लगता नहीं है कि वो इलास्टिक भी होगा या नहीं। ठीक है, दैट्स द रीजन। चलो हम यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का वैल्यू निकाल लेते हैं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। अगर लेट से कि मैं भूल गया यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दैट इज एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो इसको रीअरेंज करके तुम लिखोगे एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल बराबर। अभी क्या क्या वैल्यूज है वो हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना लिखे हम, फोर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। फोर्स किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, जो मास लटका हुआ है 250 kg का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg उसके वेट के बराबर। तो F को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, F को क्या लिखेंगे, F बराबर mg बराबर। तो इसको हमने mg लिखा इनटू इसकी लेंथ कितनी है रे 2 मीटर, तो इसको 2 लिखा। mg की वैल्यू बाद में नीचे पुट कर देंगे ताकि तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए कि F को मैंने क्या पुट किया है, नहीं तो बच्चे पूछते सर mg कहाँ से आया, F था वहां पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा, हाउ मच इज एरिया, 50 mm², राइट।
तो इस 50 mm² को मुझे सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो 50 mm² कितना मीटर स्क्वायर होगा ये आना चाहिए। नहीं आता है कोई चिंता नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना। हो सकता है छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं ना, तो उसमें कोई रिग्रेट नहीं रखना, अगर नहीं भी आता है तो अभी सीख लो। मुझे बताओ 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है? 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर के टर्म में मुझे बताओ। 10 टू द पावर -2 या -3, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, -2 या 10 टू द पावर -3, क्या होता है? नहीं पता है तो अभी से याद रखना, 10 टू द पावर -3 होता है। सो 1 मिलीमीटर इज नथिंग बट 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर होगा? तो 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। सो यूल गेट योर आंसर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6। 9 मत करना, 3 × 2 करते, 3 का स्क्वायर नहीं करते जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो, राइट। सो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। ये थ्रू आउट दिस टॉपिक हमें लगने वाला है, तो अभी से इसको पकड़ लो। 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हमने बात ही कर ली है, तो अभी हम दूसरी भी बात कर लेते हैं कि अगर हमें कभी 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना रहे मीटर में तो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर पावर के टर्म में बताओ। नहीं पता? अरे कैसे बच्चे हैं रे। 10 टू द पावर -2 मीटर, अभी से याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फिर से पूछता हूँ तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाना, ठीक है। अभी बताया ना मैंने, 1 सेंटीमीटर 10 टू द-2 मीटर, कभी भूलना मत इसे। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा ना, तो फिर अगर नहीं पता तो चुल्लू भर पानी रेडी करके रख। चल अब देख, अभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर कभी बात आई तो वो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और कितना मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी। यस, सो इट विल बिकम 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये दो चीजें याद रखना, थ्रू आउट द टॉपिक काम में आएगी। मैं बार बार अभी नहीं बताऊंगा, और तुम लोग मुझे बार बार पूछोगे भी नहीं है, ठीक है। So these are the two formulas you will remember. One form conversion, unit conversion. अभी back to the question. So area को कितना लिखे? एरिया यहाँ पे 50 mm² है, तो विल राइट 50 × 10 टू द पावर -6, ठीक है। और डेल्टा एल कितना है? हाउ मच इज डेल्टा एल? 0.5 mm, तो 0.5 × 10 टू द पावर, mm है वो, 10 टू द पावर -3 करेंगे तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर इन दिस। मीटर स्क्वायर था इसलिए 10 टू द पावर, मिलीमीटर स्क्वायर था इसलिए 10 टू द पावर -6 किया। यहाँ पे 0.5 मीटर मिलीमीटर था, तो मिलीमीटर टू मीटर इज 10 टू द पावर -3, ठीक है। इसको भी बॉक्स कर लो, ये दो चीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते हैं ये, लेकिन हो सकता है कोई जानता नहीं है, तो उसके लिए m की वैल्यू पुट कर दो। कितनी है m की वैल्यू? 250 kg। g की वैल्यू कितनी है? 10, और ये यहाँ पे 2 है, डिवाइडेड बाय ये 50 नीचे दिख रहा है ना, ये अभी दिखेगा, दिख रहा है अभी। सो 50 × 0.5 कर देता हूँ, और एक हैबिट ऐसी डाल देना, जो कि पावर की टर्म है ना, सभी पावर न्यूमरेटर में लेकर आओ। सभी पावर को क्या करो? न्यूमरेटर में लेकर आओ। सो जो डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -6 है, दिस इज 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -3, उसको न्यूमरेटर में लेकर आओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर +6, और ये भी 3 हो जाएगा। तो अलग अलग 10 लिखने से कॉमन 10 दे दिया हमने, बेस 10 है दोनों का। न्यूमरेटर में आएंगे तो +6, और इसका भी +3 कर देंगे हम, सही बात है। अभी इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे थोड़ा सा एक सिंपल स्टेप भी चाहिए ना, तो एक बार 5 और 5 तो कट हो गया, कोई चिंता नहीं, ठीक है। ये 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये 2 हो गया, ठीक है। तो इस 0.5 को, ठीक है, 0.5 है तो आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं इस 0.5 को 5 कर दूँ, इस 0.5 को अगर मैं 5 कर दूँ, तो मैं कितनी पावर लिखूँ यहाँ पे? 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कैन यू नो दिस? 0.5 को अपन लिख सकते हैं 5 × 10 टू द पावर -1, ये पता है सबको? हाँ, तो कोई चिंता नहीं। तो फिर ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा? काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। इस 10 टू द पावर -1 को ऊपर भेज दोगे तो वो क्या लिखेंगे हम? इनके साथ साथ टॉम डिक एंड हैरी, 3 मिल गए, 6 + 3 + 1, ठीक है। तो इस 5 को काट दो, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 × ये 2 × 10 टू द पावर, ये कितनी हो जाएगी? 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 × 10 टू द पावर 10। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
यंग्स मॉडुलस का पहले यूनिट देखते हैं, कौन सा यूनिट होगा यंग्स मॉडुलस। अरे यार ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है ये बार बार? यस, ठीक ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस कितना है हमारा? 20 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुम कहोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, जी की वैल्यू अपन 9.8 रखते तो ये सही जवाब आता, लेकिन जी की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे? 10 रख दी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करने थे। 20 आ गया तो हमें पता है कि हमने जी की वैल्यू 10 रखी, इसलिए 20 आया है। उससे थोड़ा कम आएगा अगर 9.8 रखोगे तो सीधा स्ट्राइक करोगे ऑप्शन ए को। यूनिट की बात चल रही थी, यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुम पूछोगे कैसे, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आए हम। यंग्स मॉडुलस का यूनिट की चर्चा हमने यहाँ पे नहीं की थी, तो यहाँ पे देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है क्या? इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो यंग्स मॉडुलस का क्या यूनिट आएगा? जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कई बार इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रेस का यूनिट किसके बराबर है? स्ट्रेन के बराबर है या यंग्स मॉडुलस के बराबर है? तो सिंपल आंसर क्या है? स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस का यूनिट सेम होगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना चाहता हूँ। तुम लोगों को ये क्वेश्चन आया समझ में, या क्या मुझे इसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आया बच्चों समझ में? समजला क्वेश्चन सगळ्यांना? ओके, चल। तो एक क्वेश्चन, दो टोटल दो क्वेश्चन मेरे पास है, तो एक मैं होमवर्क के लिए रख देता हूँ, सिमिलर टू दैट क्वेश्चन ओनली। यहाँ पे बस हमें डेल्टा एल निकालना है। यहाँ पे हमने यंग्स मॉडुलस निकाला था, तो ये वाले क्वेश्चन में हमें सेम फॉर्मूला यूज करके इस डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस उतना ही अंतर है इन दोनों क्वेश्चन में। तो होमवर्क में ये सॉल्व करना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा जैसे हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट हम बल्क मॉडुलस की बात कर लेते हैं और उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तो हम सेटिस्फैक्टरी आज का लेक्चर क्लोज अप कर देंगे। बल्क मॉडुलस क्या होगा? अभी मॉडुलस हम सभी जानते हैं। बल्क का मतलब क्या है? पूरे वॉल्यूम के अंदर हम फोर्स लगा रहे होंगे, तो कौन सा स्ट्रेस आएगा? बल्क स्ट्रेस। तो बल्क स्ट्रेस को दो नाम होते हैं, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस, तो दोनों के दोनों नाम हमें पता होने चाहिए। कभी न्यूमेरिकल में आया और तुम्हें सिर्फ बल्क स्ट्रेस पता है और वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस लिखा होगा, तो तुम वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर यू आर नोइंग बोथ द नेम्स, बल्क स्ट्रेस या जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। ओके, सो बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। ठीक है, तो इसके अलग अलग विचित्र नाम हैं। ये तीनों नाम यहाँ पे ठीक ठीक बता दूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। व्हाट आई विल डू, मैं एक वाइट कलर लेता हूँ, इसको हटा ही देते हैं हम यहाँ से। इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, यहाँ से हमने हटा दिया। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, इसका दूसरा नाम बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बल्क स्ट्रेन, या इसका तीसरा नाम नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, अलग अलग तीन नाम रखे हमने, भी क्या कर सकते हैं, तो है भाई। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे यंग्स मॉडुलस का हमने लिखा एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, वैसे ही बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? सो विल राइट बी इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, राइट, वो तो फिक्स रहेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन को क्या लिखोगे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, इस फोर्स अपॉन एरिया को
फोर्स अपॉन एरिया को हम चेंज इन प्रेशर भी कह सकते हैं। तो ये B इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V अपॉन V। तुम लोग कहोगे कैसे, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हर जगह से फोर्स लगाते हैं, लेट्स से कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम हर एक जगह से फोर्स लगाएंगे तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू प्रेशर। हर एक जगह से तुम इसको फोर्स लगा रहे हो, तुम इसको दबा रहे हो। जैसे बलून, बलून का एग्जांपल सही बैठेगा यहाँ पे। बलून को अगर हम दबाएंगे तो बलून के अंदर जो हवा है दैट्स अ वॉल्यूम, वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो उसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुछ भी नहीं आया समझ में, तो एक बात पकड़ लेना, बल्क मॉड्यूलस के अंदर या हम बल्क स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फोर्स अपॉन एरिया वी विल राइट चेंज इन प्रेशर। ओके, समझ में आई बात। तो हम यहाँ पे डेल्टा पी लिख सकते हैं, ठीक है। सही भी बात है क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर का दोनों का यूनिट सेम होता है, तो इसीलिए बल्क स्ट्रेस को हम स्ट्रेस की जगह पे चेंज इन प्रेशर के टर्म में लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये यही पैटर्न में हम इसे याद रखेंगे। इसका क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल है। तो हम यहाँ पे स्फेरिकल बॉल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसका वॉल्यूम गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी तुम लोगों को बताना है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना मीटर क्यूब होगा, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। कितना प्रेशर इसके ऊपर लगा रहे हैं हम, प्रेशर के अलग अलग यूनिट होते हैं, पास्कल एक यूनिट होता है और एटीएम भी यूनिट होता है, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे गिवन है 2 ATM और उसका कुछ कन्वर्जन भी दिया है कि एट 1 एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या बोला गया है, द चेंज इन द वॉल्यूम इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। जब इसको 2 ATM का प्रेशर लगाया गया है तो वो इतना सिकुड़ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा वॉल्यूम इसका चेंज हो गया, हम यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। तो इसका कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, इतना। वो कितना गिवन है, क्या नंबर है वो बेटा, कितना है वो चेंज इन वॉल्यूम, क्या नंबर गिवन है वो, यस। सो दैट डेल्टा वी, ये जो है दैट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सीसी भी जिसको कह सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को भी हम क्या कहते हैं, सीसी। कॉमनली हम कहते हैं ना 100 सीसी की गाड़ी, 150 सीसी की गाड़ी, तो उसका वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है पिस्टन का, दैट इज, छोड़ो उसे, चलो। ओके, हमें क्या पूछा है, इफ द बॉल इज मेड ऑफ आयरन, अच्छा, फाइंड द बल्क मॉडुलस। इसका बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करो। इतनी सारी चीजें गिवन है। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब था, 2 ATM का उसको प्रेशर लगाया गया तो इतना सिकुड़ गया, और जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो हुआ 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका बल्क मॉडुलस हमें पूछा है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी देखा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय, दैट इज योर बल्क स्ट्रेस को हम प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय बल्क स्ट्रेंथ दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेल्टा पी को कितना लिखेंगे, कितना प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज 2 ATM। सो विल राइट 2 इंटू, ये जो 2 ATM है दैट इज नॉट SI यूनिट, हम SI यूनिट में चाहते हैं। सो 2 ATM कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, सो 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है, कई बार वो गिवन नहीं होता है। सो 2 ATM इज नथिंग बट 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो सिंपल भाषा में ATM में गिवन है तो उसको इंटू 10 टू द पावर 5 कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो मैं भी यहाँ पे वही कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, डेल्टा वी गिवन है यहाँ पे 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 100। तो तुम पूछोगे सर वहां पे सेंटीमीटर क्यूब में था, आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, करना चाहिए था ना। यस, तुम्हारी बात सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं किए तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी डेल्टा वी है, ये टर्म को थोड़ा सा गौर करो बेटा, ऊपर भी डेल्टा वी है और नीचे भी वी है, ठीक है। तो अगर इसको मैं सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करूंगा तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर 6 जो कुछ आएगा, और नीचे भी 10 टू द पावर -6 करूंगा तो वो वैसे भी कट होने वाला है।
तो जब दो सेम क्वांटिटी का रेशो है और उनको तुम्हें यूनिट कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को पता हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना मीटर क्यूब होता है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सो लेट्स डील दैट। हमें पता है 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 10⁻⁻²। ठीक है ना, 1 मीटर होता तो 100 सेंटीमीटर कहते हैं, 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो 10⁻⁻²। एक शॉर्टकट भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में लिखते हैं तो माइनस पावर दिखते हैं। यहाँ पे मीटर लिखा होता तो मैं यहाँ पे 10⁻+2 सेंटीमीटर लिखता। मेक श्योर कि ये छोटी बातें तुम्हें क्लियर है। सुन ले पहले, 1 सेंटीमीटर क्यूब अभी कितना मीटर क्यूब होगा, सो 10⁻⁻² और यहाँ पे 3 कर दोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके, तो अगर चाहते हो तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻6 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो 10⁻�6, तो वैसे भी कट होने वाला है। इसलिए दो सेम क्वांटिटी का रेशो आता है, यूनिट कन्वर्ट की जरूरत पड़े तो नहीं किया तो भी चलता है। तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो बल्क मॉडुलस हमें मिल जाएगा, दैट इज 2 × 10⁵ ये 100 ऊपर चला जाएगा, पहले रीअरेंज कर लो, डिवाइडेड बाय नीचे 0.5 है और ये 10⁻⁻² है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं ना। सो ये 2 × 10⁻, इसकी 5 प्लस इसकी ये 2, डिनोमीटर से ये -2 भी आ जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा, और इस 0.5 को मैं 5 लिख दूँ तो 5 × 10⁻⁻1 तो वो +1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 5 आ गया। ठीक है, और देख लो जो कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट यूर बल्क मॉडुलस। आई बात समझ में बच्चों? कौन सा आ रहा है देख ही लो ना यार, क्या है ये 5 गया, या आया 0.4, तो ये कितना आ रहा है, तो यहाँ से 0.4 आया, मतलब ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं, डी आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 0.4 है, इंटू 10⁻ कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 लिख दूँ तो यहाँ से एक 0 काट दो, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज योर बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड, एंड यहाँ पे डेल्टा पी क्यू लेते हैं, वो भी हमें समझ में आया। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।